last night on the order of the President of the United States and in support of a request from the Department of Justice, as the President said, the United States military conducted an apprehension mission in Caracas, Venezuela, to bring to justice. We were planning on a second wave, but the first wave was so powerful and so good and so strong. क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया था, जिसमें सैकड़ों प्रकार के जेट्स, मिसाइल्स और वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से देश पर इतनी बड़ी मिलिट्री पावर क्यों इस्तेमाल की गई? क्या आपको मालूम है कि इस ऑपरेशन में F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स से लेकर टॉमाहॉक मिसाइल्स तक सब कुछ शामिल था? क्या आपने सोचा है कि ये सब वेपन्स कैसे काम करते हैं और वेनेजुएला की डिफेंस को कैसे नेस्तनाबूद कर दिया? क्या आपको पता है कि इस पूरे ऑपरेशन में ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड वेपन्स का भी बड़ा रोल था? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कितने प्रकार के जेट्स, मिसाइल्स और वेपन्स इस्तेमाल किए। दोस्तों, बात शुरू करते हैं उस ऐतिहासिक घटना से जो जनवरी 2026 में हुई। ये वो समय था जब दुनिया की नजरें अमेरिका और वेनेजुएला के रिलेशनशिप पर टिकी हुई थी। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो लंबे समय से अमेरिका के निशाने पर था। अमेरिका का कहना था कि मादुरो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है और उसके खिलाफ चार्जेस थे, लेकिन वेनेजुएला सरकार इन आरोपों को झूठा बताती थी। फिर अचानक जनवरी 2026 की एक रात को अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि वेनेजुएला की आर्मी को पता भी नहीं चला कब अमेरिकी फोर्सेस उनकी कैपिटल काराकास में घुस गईं। इस ऑपरेशन का मेन गोल था मादुरो को कैप्चर करना और उसे अमेरिका ले जाना, जहां उस पर ट्रायल होना था। अब सोचिए, एक प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग लगी होगी। महीनों से अमेरिका तैयारी कर रहा था। उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे CIA और NSA ने वेनेजुएला के हर कोने की जानकारी इकट्ठा की। सैटेलाइट से लेकर स्पाइस तक सब कुछ इस्तेमाल हुआ और जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो अमेरिका ने अपनी पूरी मिलिट्री माइट दिखा दी। इसमें 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे जो अलग अलग बेस से उड़े, जैसे फ्लोरिडा के एयरबेस, कैरिबियन आइलैंड्स और यहाँ तक कि US नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स से। इन एयरक्राफ्ट्स में जेट्स, बॉम्बर्स, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स सब कुछ था। लेकिन सबसे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला की एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया, क्योंकि अगर वो सिस्टम एक्टिव रहता तो अमेरिकी प्लेन्स को खतरा होता। वेनेजुएला के पास रशियन मेड बुक M2E सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स थे, जो बहुत पावरफुल हैं। ये मिसाइल्स हवा में उड़ते प्लेन्स को शूट डाउन कर सकती हैं, लेकिन अमेरिका ने इन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए स्पेशल मिसाइल्स और ड्रोन्स इस्तेमाल किए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कितने प्रकार के जेट्स इस्तेमाल हुए और उनका रोल क्या था। सबसे पहले बात करते हैं जेट्स की। अमेरिका की एयरफोर्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड है और इस ऑपरेशन में उन्होंने अपने बेस्ट जेट्स यूज किए। पहला टाइप है F-22 रैप्टर। ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, मतलब ये राडार पर नहीं दिखता। इसका डिजाइन ऐसा है कि राडार वेव्स इसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। F-22 की स्पीड बहुत तेज है। ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है, यानी साउंड की स्पीड से भी तेज। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2.25 है। अब सोचिए, इतनी स्पीड से उड़ते हुए ये जेट कितना खतरनाक होता होगा। इस ऑपरेशन में F-22 का मेन रोल था एयर सुपीरियॉरिटी हासिल करना, मतलब वेनेजुएला के किसी भी फाइटर जेट को उड़ने नहीं देना। वेनेजुएला के पास सुखोई Su-30 जेट्स थे जो रशियन मेड हैं और काफ़ी पावरफुल, लेकिन F-22 ने उन्हें ग्राउंड पर ही रखा। अगर कोई वेनेजुएला का जेट उड़ता भी तो F-22 उसे एयर टू एयर मिसाइल से शूट डाउन कर देता। F-22 में AIM-120 AMRAAM मिसाइल्स लगी होती हैं जो बियॉन्ड विजुअल रेंज से टारगेट को हिट कर सकती हैं, मतलब पायलट को टारगेट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, रडार से लॉक करके मिसाइल फायर। इस ऑपरेशन में कम से कम 12 F-22 जेट्स इस्तेमाल हुए जो काराकास के ऊपर सर्कल करते रहे और एयर स्पेस को कंट्रोल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि F-22 इतना स्पेशल क्यों है, तो सुनिए। ये जेट लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है और ये अमेरिका का सबसे एडवांस्ड फाइटर है। इसमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है, मतलब बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड। इससे फ्यूल बचता है और लंबे समय तक उड़ सकता है। ऑपरेशन में F-22 ने न सिर्फ एयर कवर दिया, बल्कि कुछ ग्राउंड टारगेट्स पर भी प्रिसिजन स्ट्राइक्स किए, जैसे वेनेजुएला के रडार स्टेशंस को। इसके लिए इसमें JDAM बॉम्ब्स लगे होते हैं जो GPS गाइडेड हैं। अब अगला जेट है F-35 लाइटनिंग 2। ये भी स्टेल्थ जेट है, लेकिन F-22 से थोड़ा अलग। F-35 मल्टी रोल फाइटर है, मतलब ये एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब कर सकता है। इसकी स्पेशलिटी है इसके एडवांस सेंसर्स।
इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम है जो 360 डिग्री व्यू देता है। पायलट को हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से सब कुछ दिखता है, यहाँ तक कि प्लेन के नीचे क्या है वो भी। F-35 की स्पीड मैक 1.6 है और ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग भी कर सकता है कुछ वर्जन्स में। इस ऑपरेशन में F-35 ने ग्राउंड टारगेट्स को टारगेट किया, जैसे कम्युनिकेशन एंटेनाज, मिलिट्री डिपोज और पावर स्टेशंस, क्योंकि वेनेजुएला की आर्मी को कम्युनिकेट करने से रोकना जरूरी था। F-35 में AGM-88 HARM मिसाइल्स लगी होती हैं, जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं। मतलब ये एनिमी रडार को डिटेक्ट करके खुद ही उस पर अटैक कर देती हैं। ऑपरेशन में लगभग 20 F-35 जेट्स थे जो F-22 के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, F-35 को जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहते हैं, क्योंकि ये यूएस एयर फोर्स, नेवी और मरीन्स सब इस्तेमाल करते हैं। इसका कॉस्ट बहुत हाई है, एक जेट की कीमत $80 मिलियन से ज़्यादा, लेकिन इसके सेंसर्स इतने पावरफुल हैं कि ये रियल टाइम डेटा शेयर कर सकता है दूसरे प्लेन्स के साथ, मतलब नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। इस वजह से ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन परफेक्ट था। फिर आते हैं FA-18 सुपर हॉर्नेट। ये यूएस नेवी के कैरियर बेस्ड जेट्स हैं, मतलब ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स से टेक ऑफ और लैंड करते हैं। FA-18 भी मल्टी रोल है, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों। इसकी स्पीड मैक 1.8 है और ये हैवी पेलोड कैरी कर सकता है। ऑपरेशन में FA-18 ने सरफेस टारगेट्स पर मिसाइल्स फायर की, जैसे वेनेजुएला के पोर्ट्स और एयरफील्ड्स। इसमें AGM-84 हार्पून मिसाइल्स लगी होती हैं जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, लेकिन यहाँ लैंड टारगेट्स के लिए इस्तेमाल हुई। साथ में FA-18 के साथ EA-18 ग्राउलर था। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन है FA-18 का। ग्राउलर का काम है एनिमी रडार को जैम करना, कम्युनिकेशंस डिस्टर्ब करना। इसमें ALQ-99 जैमिंग पॉड्स लगे होते हैं जो पावरफुल सिग्नल्स भेजकर एनिमी सिस्टम्स को ब्लाइंड कर देते हैं। काराकास में पावर ग्रिड डिस्टर्ब करने में ग्राउलर का बड़ा रोल था। पूरी सिटी में ब्लैकआउट, आर्मी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही और अमेरिकी फोर्सेस अंदर घुस रही हैं। ऑपरेशन में 15-20 FA-18 और 5-6 ग्राउलर्स थे जो करीबियन सी से आए कैरियर्स से उड़े। अब बॉम्बर्स की बात। अमेरिका ने B-1 लैंसर बॉम्बर इस्तेमाल किया। B-1 एक सुपरसोनिक बॉम्बर है जो लॉन्ग रेंज है। ये लो एल्टीट्यूड पर उड़कर रडार से बच सकता है। B-1 में 24 टन तक बॉम्ब्स कैरी करने की कैपेसिटी है, लेकिन इस ऑपरेशन में प्रिसिजन स्ट्राइक्स थे, तो B-1 ने स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज किए, जैसे JASSM मिसाइल्स। JASSM एक क्रूज मिसाइल है जो 370 किलोमीटर दूर से टारगेट हिट कर सकती है। B-1 ने वेनेजुएला के मिलिट्री बेसिस पर स्ट्राइक्स किए, बिना ज्यादा करीब आए। इसके अलावा B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर का भी मेंशन है कुछ रिपोर्ट्स में, लेकिन ऑफिशियल कंफर्म नहीं। B-2 और भी एडवांस्ड है, फ्लाइंग विंग डिजाइन, लेकिन B-1 का इस्तेमाल ज्यादा था क्योंकि ये फास्टर डिप्लॉयबल है। सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे E-3 सेंट्री AWACS, जो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये फ्लाइंग रडार है जो पूरे एयर स्पेस को मॉनिटर करता है। E-3 ने ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया, पायलट्स को डायरेक्शंस दिए। फिर KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, जो एरियल रिफ्यूलिंग करता है, मतलब जेट्स को हवा में फ्यूल देता है ताकि वो लंबे समय तक उड़ सके। बिना रिफ्यूलिंग के F-22 जैसे जेट्स दूर नहीं जा सकते। फिर E-2 हॉकाई, जो कैरियर बेस्ड AWACS है, ये नेवी ऑपरेशंस के लिए। इन सब सपोर्ट प्लेन्स ने मिलकर ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। अब ड्रोन्स की बारी। ड्रोन्स मॉडर्न वॉरफेयर का गेम चेंजर हैं। अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन्स बहुत इस्तेमाल किए। रीपर एक आर्म ड्रोन है जो सर्विलेंस और स्ट्राइक्स दोनों करता है। ये 14 घंटे तक उड़ सकता है, एल्टीट्यूड 50,000 फीट। रीपर में हेलफायर मिसाइल्स और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लगे होते हैं। ऑपरेशन से पहले दिसंबर 2025 में CIA ने रीपर से एक पोर्ट फैसिलिटी पर स्ट्राइक की थी, टेस्ट के तौर पर। जनवरी 2026 में रीपर ने बुक M2E सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया। हेलफायर मिसाइल बहुत एक्यूरेट है, लेजर गाइडेड, छोटे टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करती है। एक हेलफायर की रेंज 8 किलोमीटर है और ये एंटी आर्मर है। रीपर ने नाइट विजन कैमरा से टारगेट्स आइडेंटिफाई किए। साथ में RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन सर्विलेंस के लिए था। ये हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है जो रियल टाइम इमेजरी भेजता है। ऑपरेशन में 10 से 15 रीपर्स थे जो कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहे थे। अब एक नया ड्रोन MQ-25 स्टिंगरे, जो रिफ्यूलिंग ड्रोन है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ शायद। मिसाइल्स की बात करें तो कई टाइप्स यूज हों। सबसे कॉमन AGM-114 हेलफायर, ये हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से फायर होती है। हेलफायर की वेरिएंट्स हैं, जैसे AGM-114R, जो मल्टीपर्पस है। फिर AGM-179 जैग, जो हेलफायर का एडवांस्ड वर्जन है। जैग में मिलीमीटर वेव रडार है जो वेदर में भी काम करता है।
जेट्स से AGM-65 मैवरिक मिसाइल्स यूज हुई, जो टीवी या इंफ्रारेड गाइडेड है। फिर क्रूज मिसाइल्स जैसे टॉमाहॉक यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन से लॉन्च होती है। इसकी रेंज 1600 किलोमीटर है और टेरेन फॉलोइंग नेविगेशन। टॉमाहॉक ने वेनेजुएला के कमांड सेंटर्स पर स्ट्राइक्स किए। ऑपरेशन में 50 से ज़्यादा टॉमाहॉक्स फायर हुई। फिर एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे AIM-9 साइडवाइंडर और AIM-120। साइडवाइंडर शॉर्ट रेंज है, हीट सीकिंग, AMRAAM लॉन्ग रेंज। इनका इस्तेमाल अगर कोई एनिमी जेट उड़ता तो। ग्राउंड टू एयर के लिए पेट्रियट सिस्टम्स, लेकिन यहाँ ऑफेंसिव था। हेलीकॉप्टर्स का रोल क्रूशल था। स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस को मडूरो के पैलेस में ले जाने के लिए MH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स यूज हुए। ब्लैक हॉक वर्सेटाइल है, ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट, आर्म्ड असॉल्ट। इसमें M134 मिनी गन्स और रॉकेट्स लगे होते हैं। ऑपरेशन में ब्लैक हॉक्स ने पैलेस पे लैंडिंग की, डोज से रोप्स ड्रॉप करके सोल्जर्स उतारे। साथ में AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो ग्राउंड सपोर्ट देते हैं। अपाचे में हेलफायर मिसाइल्स और 30 mm कैनन। अपाचे ने पैलेस गार्ड्स को सप्रेस किया। फिर CH-47 शिनूक जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए। सर्च एंड रेस्क्यू के लिए HH-60 पेव हॉक। कुल मिला के 30-40 हेलीकॉप्टर्स थे।